हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज फिर से हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से संबंधित हैं। तो देख लेते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो आज का है वो है व्युत्पन्न मांग का अर्थ होता है। उत्पन्न मांग या व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो उत्पन्न मांग आपको किसको कहते हैं? पहले वस्तुओं की सकल मांग को ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है वस्तुओं की सकल मांग को अधिक आय के कारण अधिक मांग। तीसरा है आपका एक वस्तु के साधन की मांग। चौथा है आपका मुद्रास्फीति के कारण अधिक मांग। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका तीसरा ऑप्शन, एक वस्तु के साधन की मांग को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा एक वस्तु के साधन की मांग। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दशा को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं, अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं और लोचदार मांग कहते हैं। चार ऑप्शन हमारे ये हैं। तो ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं आपका पूर्णतः अत्यधिक लोचदार मांग। आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मांग की लोच को कुल व्यय विधि द्वारा मापने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो ऑप्शंस आपके हैं एडम स्मिथ, मूर, रॉबर्ट गिफिन और मार्शल। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल ने ही आपका दिया था कुल व्यय विधि से मापने का श्रेय। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि P इक्वस टू वस्तु की कीमत है और X इक्वस टू वस्तु की मांग माना जाए तो दोनों के बीच संबंध क्या होता है ये आपका बताना है। पहला ऑप्शन है P प्रोपोर्शनल टू X है, आपका P इक्वस टू X है, P इक्वस टू 1/x है और P प्रोपोर्शनल टू 1/x यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। तो आपको पता है कीमत मांग और कीमत के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मांग के आवश्यक तत्व पूछे हैं इसमें। मांग के आवश्यक तत्व हैं, पहला ऑप्शन है आपका किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना, साधनों को व्यय करने की तत्परता, उपरोक्त सभी। तो इन सभी ऑप्शंस लगभग सही हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सामान्यतः मांग और आय में संबंध होता है। मांग और आय में संबंध पूछा है आपका ऋणात्मक, धनात्मक, गुणात्मक और विपरीत संबंध। तो मांग और आय में प्रश्न थोड़ा सा समझ लीजिए। मांग और आय है, यहाँ पे मांग है और ये आय है। मांग और आय में जो संबंध होता है वो बिल्कुल धनात्मक संबंध होगा। आय अधिक होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी मांग भी अधिक होगी। कीमत और मांग के बीच संबंध आपका विपरीत संबंध होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि इसमें मांग और आय के बीच आपको देखना है कि मांग और आय पूछा है या मांग और कीमत। तो मांग और आय के बीच में धनात्मक संबंध होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। व्युत्पन्न मांग होती है। अब व्युत्पन्न मांग क्या होती है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। अब इसमें उत्पन्न मांग क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु की उत्पन्न मांग क्या होती है? वो अप्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष मांग होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, अप्रत्यक्ष मांग होती है उत्पन्न मांग। अगला प्रश्न है आपका उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। आपको पूछा है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से किस किस में उपभोक्ता की आय का प्रभाव नहीं पड़ता? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या हैं इसमें। आवश्यकता की वस्तुओं पर, साधारण वस्तुओं पर, निम्न वस्तुओं पर, उपरोक्त में से उपभोक्ता की आय का प्रभाव नहीं पड़ता। किसमें? पहला ऑप्शन आपका आवश्यकता की वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं का तो आपको अगर आय आपकी शून्य भी हो तब भी आपकी ज़रूरत है, खाने की आवश्यकता है तो आय ना होने पे भी आवश्यकता रहेगी आपकी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 66 है।
मांग वक्र होता है, मांग वक्र कैसा होता है ये पूछा है। मांग तालिका का अंकगणितीय रूप, दूसरा है आपका एक सामान्य रेखा चित्र, तीसरा है आपका मांग तालिका का ज्यामितीय रूप, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है मांग तालिका का ज्यामितीय रूप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्यामितीय रूप, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 67 अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका हम लोग। 67 है जो मांग का नियम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में क्या संबंध बताता है। अब मांग का नियम पूछा है तो कीमत और मात्रा में आपका क्या होगा, सीधा अनुपातिक विपरीत या घनात्मक संबंध। तो इसमें आपका निश्चित रूप से ये तो विपरीत ही संबंध बताता है। तो अगर कीमत बढ़ेगी तो आपकी मात्रा कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न संख्या है हमारी 63 प्रश्न संख्या है 63वीं। तो मांग की लोच, पहला ऑप्शन है आपका परिमाणात्मक कथन है, दूसरा आपका गुणात्मक कथन है, तीसरा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है, न गुणात्मक है और न परिमाणात्मक है, ये पूछा है। तो मांग की लोच का जो है वो आपका क्वांटिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, परिमाणात्मक कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्युत्पन्न मांग तब कहा जाता है जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हो, जब मांग के साथ कीमत नहीं जुड़ी हो, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की पूर्ति को जन्म दे। तो व्युत्पन्न मांग में जो आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे तो वो आपकी व्युत्पन्न मांग कही जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सुमेलित करना है इसमें आपको, सुमेलित करना है, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से क्या है। तो अनंत मांग की लोच आपको दिखाना है कौन सा है। तो पहले अनंत मांग की लोच ए का आपका 2 रहेगा। इकाई लोच तो आपका इकाई लोच =1 हो गई, 0 0, इकाई से अधिक फोर्थ का फोर्थ डी। तो पहले का बी ऑप्शन है, जिसमें पहले का बी रहेगा, इकाई लोच थर्ड, फर्स्ट और तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मांग की कीमत लोच की श्रेणियों से संबंधित नहीं है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां निम्न में से कौन नहीं है, ये पूछा है आपका। तो पहला ऑप्शन है ईडी >1, ये तो है। दूसरी ईडी आपका है <1, कम है, ये भी रहेगा। ईडी प्रोपोर्शनल टू 0, ईडी = 0। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ तो है, फर्स्ट भी है, सेकेंड और फोर्थ भी है, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, ये आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही रहेगा आप लोग का। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। वे वस्तुएं जिनकी मांग अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वे वस्तुएं जिनकी मांग अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। पहला है पूरक स्थानापन्न गिफिन और हीन वस्तुएं। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका पूरक वस्तुएं, किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती हैं, तो वे वस्तुएं कौन सी हैं आपकी पूरक वस्तुएं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, पूरक वस्तुएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सामान्यतः एक वस्तु के मांग वक्र होता है एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ। तो सामान्यतः एक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ये आपका इस वे में होता है, थोड़ा
डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, जो है हमारा 72वां प्रश्न है। यातायात की मांग लोचदार है तो रेलवे भाड़े की दर रखी जाएगी। अब यहाँ पे बोला है कि अगर लोचदार है, यातायात की मांग लोचदार है तो रेलवे भाड़े की कैसी रखी जाएगी दर? कम, बहुत, अधिक, अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। लोचदार होने पर ये रखी जाएगी आपकी कम रखी जाएगी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब उपभोक्ता की आय परिवर्तित होती है, वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है, उस वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, जनसंख्या परिवर्तित होती है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि किसी वस्तु की मांग कब परिवर्तित होती है मांग के नियम के अनुसार? जब क्या होगा, उस वस्तु की कीमत परिवर्तित होगी। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, उस वस्तु की कीमत में चेंजेस होगा। अगर कीमत में बदलती है तो मांग घटती और बढ़ती रहती है। अच्छा जी, कोई भी आदमी तभी प्रेरित होगा अधिक मांग के लिए जब उसकी कीमत में परिवर्तन होगा, या कम डिमांड भी तब करेगा जब उसकी कीमत में चेंजेस होगा। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला हमारा प्रश्न जो है वो है आपका निम्न वस्तुओं में से किसकी कीमत मांग लोच सबसे कम है? अब सबसे कम लोचदार कौन सी होगी? पहला ऑप्शन आपका है कॉफ़ी, लैपटॉप, कार और नमक। तो इन सभी में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका नमक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नमक की मांग लोच सबसे कम है, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है, इसका उपभोग स्थगन नहीं किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है। अब मांग की आड़ी लोच इसमें ऋणात्मक दी हुई है, ऋणात्मक है तो वस्तुएं होगी। मांग की आड़ी लोच अगर शून्य होगी तो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो वस्तुएं कैसी होंगी? तो ये पूछा है आपसे, तो निश्चित रूप से वो वस्तुएं आपकी क्या होंगी? पूरक वस्तुएं होंगी। स्वतंत्र वस्तुओं के केसेस में क्या होता है? बिल्कुल मांग की आड़ी लोच आपकी शून्य होगी, जो इंडिपेंडेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है कि आई ऋणात्मक है, ऋणात्मक आपकी पूरक वस्तुओं के संबंध में होगी। 76वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 76वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है आपका, मांग का नियम एक मात्रात्मक कथन है। दूसरा है आपका, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। तीसरा ऑप्शन है आपका, मांग का नियम विलासिता की वस्तुओं पर लागू नहीं होता। मांग का नियम आरामदायक वस्तुओं पर लागू नहीं होता। आपसे पूछा है, तो इसमें जो आपका बेस्ट फिटिंग है इसमें, तो ये है मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। गुणात्मक कथन है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं नापी जाती है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है या कीमत घटने पर मांग ज़्यादा होती है, ये तो बताया जाता है मांग के नियम के अनुसार। ये दो चीज़ें बताई जाती है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ी है तो मांग उसकी कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत घटी है तो मांग बढ़ जाएगी। पर ये नहीं बताया जाता है कि कितना कम होगा या कितना बढ़ी है, कितना घटी है। तो ये एक आपका गुणात्मक कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मांग का नियम लागू नहीं होता, ये पूछा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता। पहला ऑप्शन है आपका, अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, उपभोक्ता की आय बदल जाती है, रुचि। तीसरा ऑप्शन है, रुचि बदल जाती है, उपरोक्त सभी। तो अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो उपरोक्त चीज़ें दी है ये बिल्कुल आपका तटस्थ होनी चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होता है। अच्छा, अन्य प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। गिफिन वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं ये पूछा है। तो पूंजीगत वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, निम्न कोटि की वस्तुएं जो होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं, वे आपकी गिफिन गुड्स कहती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, गिफिन वस्तुएं वह होती हैं जिसकी मांग कीमत बढ़ने से बढ़ती है।
कीमत घटने से घटती है, आय बढ़ने से बढ़ती है, आय बढ़ने से घटती है। अब ये पूछा है, इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका कीमत बढ़ने से बढ़ती है ये भी सही है, कीमत घटने से घटती है, कीमत घटने से घटती भी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है और लास्ट में भी लगभग सही है। तो इसका बेस्ट फिटिंग जो आंसर रहेगा वो कीमत घटने से घटती है ऑप्शन, हालांकि पहला और दूसरा, क्योंकि गिवन गुड्स वही होते हैं कि जिसकी अगर कीमत घटने से घट जाती है और कीमत बढ़ने से बढ़ती है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। शायद ये कीमत बढ़ने से बढ़ती है की जगह अगर यहाँ पे घटती है होता तो बिल्कुल आपका फिर तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाता, बट इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं। तो आप देख लीजिए प्रश्न में सीधा सीधा उत्तर ये दोनों होने चाहिए, पर ऑप्शंस आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा कि कीमत बढ़ने से भी बढ़ती है और कीमत घटने से घटती है, ये इसमें रहता है गिवन गुड्स में। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे घटती है तो आपका बी रहता, अदरवाइज ये दोनों रहेंगे आपके। 80 प्रश्न देख लेते हैं। 80वां प्रश्न जो है आपका है, यदि आय के बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है, अगर आय बढ़ रही है आपकी तो उपभोग में कमी आती है, उस वस्तु को कहा जाएगा, वो किस वस्तु को क्या कहा जाएगा ये पूछा है आपका। सामान्य वस्तु है आपका, सार्वजनिक वस्तु, गिवन वस्तु और निकृष्ट वस्तु। आय बढ़ने के साथ साथ उसके उपभोग में कमी आ रही है, आपकी आय बढ़ रही है तो निकृष्ट वस्तु की श्रेणी में आएगी। निकृष्ट वस्तुओं में एक आपकी गिवन वस्तु भी होती है परंतु वो कीमत से संबंधित होती है। तो इस प्रश्न के अनुसार ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। उस वस्तु को हम लोग निकृष्ट वस्तु कहेंगे, निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा सचिद अक्ष की समानांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी। अब क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो तो क्या रहेगी ये आपसे पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार और अत्यधिक बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार ये पूछा है। तो इसके आंसर जो आपका रहेगा क्षैतिज अक्ष के समानांतर है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी रहेगा, दूसरा वाला पूर्णतः लोचदार होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि मांग की लोच जब अनंत होती है तब मांग वक्र कैसा होगा ये बताया है। तो मांग की लोच जब अनंत होगी तो मांग वक्र आपका क्या होगा, पूर्णतः लोचदार होगा, पहला ऑप्शन है सही है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न हमारा है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। अब विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच पूछी है। पहला है शून्य, असीमित, एक से कम, एक से अधिक। तो विलासिता की वस्तुओं के लिए जो मांग की कीमत लोच होगी वो होगी एक से अधिक होगी। तो फ्रेंड्स आज हमने इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न किए हैं। होप ये प्रश्न आप की थोड़ी सी हेल्प करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी हम अगले वीडियोस डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।